गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर समुद्र विज्ञान के संबंध में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है। साथ में देखा जाए तो मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है और साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज मिल रही है। इसके साथ साथ समय समय पर आपको कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अर्थात कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। कथन यहाँ पर है कि हिंद महासागर में सागरीय तली पर अप्रैल 2012 में आए 8 से अधिक परिमाण के भूकंप के बावजूद सुनामी नहीं उत्पन्न हुई थी। तो क्या यह घटना सही है या गलत है? तो यह घटना पूर्णतः सही है। वैसे यह प्रश्न समकालीन मुद्दे पर आधारित है। इससे यह भी हमको स्पष्ट होता है कि जो भी घटनाएं हमारे आसपास के क्षेत्रों में घटित होती हैं वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यह उस समय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो यह सही घटना है। साथ में यहाँ पर कारण क्या लिखा गया है कि यह सुनामी क्यों नहीं आई जबकि भूकंप आया था। तो यह भूकंप जो है यह स्ट्राइक स्लिप भ्रंश के कारण उत्पन्न हुआ था, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं खिसकाव हुआ था प्लेट का। उस प्लेट के खिसकाव के परिणाम स्वरूप भूकंप आया था, लेकिन इस भूकंप के आने के बावजूद भी सागर में जो लहरें उठी थी वह सुनामी का रूप नहीं धारण कर पाई थी। तो यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है, अर्थात आंसर जो होगा ये हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हमको मिलान करना है और बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। जैसे यहाँ पे लिखा है संचारण गायर, ये जायर है, इसको गायर पढ़ते हैं। गायर का तात्पर्य ये होता है, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इसके विषय में डिस्कशन किया था कि जब कोई भी जलराशि एक निश्चित डायरेक्शन में सर्कुलेट करती है, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से सर्किल में चले, इसी को हम क्या कहते हैं? गायर कहते हैं। अर्थात यह एक बंद तंत्र होता है। कैसा होता है? महासागरीय सतह की धाराओं का एक बंद तंत्र होता है। इसी प्रकार जो लिखा है थर्मोक्लाइन धाराएं, तो थर्मोक्लाइन का जो संबंध होता है यह आपको हमने डिस्कस किया था कि जो तापीय प्रवणता की स्थिति होती है, जहां पर तापमान में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, और महासागर में इसकी जो स्थिति हम आपके साथ शेयर किए थे। हमने आपसे कहा था कि 500 मीटर से लेकर के 2000 मीटर की गहराई तक का जो सेक्शन होता है, 500 से कहां तक का? 2000, इसी को हम क्या कहते हैं? तापीय प्रवणित अवस्था कहते हैं, अर्थात इसी को कहते हैं थर्मोक्लाइन। तो यहाँ पर जो लिखा है कि घनत्व द्वारा चालित गहरे महासागर की धाराएं होती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि थर्मोक्लाइन का संबंध होता है तापीय प्रवणता का क्षेत्र। फिर यहाँ पर लिखा है शीतल दीवार, तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो अटलांटिक महासागर का उत्तरी वाला पोर्शन है वहाँ पर जब चलती है गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम अर्थात मैक्सिको की खाड़ी से, या बात करें फ्लोरिडा से लेकर के जब न्यू फाउंडलैंड के बीच चलती है, तो उसके पूर्व से अर्थात उत्तरी अमेरिका के एकदम तट से सटी हुई जो जलराशि का निर्माण होता है वह ठंडी जलराशि का निर्माण होता है। उसी को हम कहते हैं शीत दीवार। क्या कहते हैं? शीत दीवार। तो यह भी सही मिलान है। इसी प्रकार अगला लिखा है सेंटेंस, कन्वेयर बेल्ट संचरण महासागरीय सतह की गर्म धाराओं का परिपथीय संचरण होता है, यह भी सही है। तो इस आधार पर केवल गलत कौन सा है? सेकंड वाला है, और इस आधार पर आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हमको मिलान करना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। जैसे लिखा है फॉकलैंड, तो फॉकलैंड की जलधारा देखिए यहाँ पर ऐसे चलती है, यह ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। फिर यहाँ पर लिखा है नॉर्वेजियन, अर्थात नॉर्वे की तरफ, तो जो ये जलधारा है ऐसे देखिए इधर की तरफ जो जाती है अटलांटिक महासागर की, अर्थात उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो यही उत्तरी अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है यही नॉर्वेजियन धारा के रूप में आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर अब देखिए यह उष्ण भी है और अटलांटिक महासागर से है। तो खैर इसमें से हमको मिलान करना होगा।
अपने ऑप्शन के अनुसार। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा है, अर्थात इसका आंसर नॉर्वेजियन का उष्ण भी हो सकता है और अटलांटिक भी हो सकता है, क्योंकि दोनों हैं। लेकिन फ्लोरिडा का, अब फ्लोरिडा की भी उष्ण जलधारा है और कहाँ की है, अटलांटिक महासागर की है। तो इन दोनों में आपको डाउट हो गया कि नहीं? तो एक बात तो सत्य है कि ए का मिलान 2 से होगा। ए का मिलान किससे होगा? 2 से होगा। तो 2 देखिए यहां पर है। शेष ओखोटस की जो जलधारा है यह कम चटका प्रायद्वीप से है। किससे है? कम चटका से। ए भी सही है। अर्थात यहां पर 4 यहां पर है और कहां पर? यहां पर है। लेकिन यहां पर देखिए ये पहला विकल्प क्या हो गया? 3। ये तो हो नहीं सकता। ऐसे में ऑप्शन केवल सही हमारे सामने ए मिल रहा है। तो इस आधार पर जो है फ्लोरिडा को किससे मिला दिया गया है? फ्लोरिडा को मिलाया गया उष्ण से और नॉर्वेजियन को मिला दिया अटलांटिक से। तो सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप फ्लोरिडा को भी अटलांटिक से मिला दें और नॉर्वेजियन को उष्ण से मिला दें, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर ऑप्शन के अनुसार जो हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न यहां पर है, सतही महासागरीय धाराएं अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त करती हैं? तो क्या यह ऊर्जा की प्राप्ति लवणता से करती हैं? नहीं। हाँ, लवणता महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन प्रमुख जो भूमिका निभाता है वह है पवन। क्या है? पवन। तो आंसर क्या हो जाएगा? पी। अगला प्रश्न इसी प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक जलधाराएं भारतीय सागर की हैं? अर्थात यहां पर जितनी जलधाराएं दी गई हैं सभी जलधाराएं किसी और महासागर की हैं, लेकिन एक ऐसी जलधारा है जो हिंद महासागर से संबंध रखती है। जैसे लिखा है कनारी, तो कनारी की जलधारा यहां पर चलती है, ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। इसी प्रकार लेब्राडोर, तो लेब्राडोर की जलधारा यहां पर चलती है, ये भी ठंडी जलधारा है। अर्थात ये दोनों अटलांटिक महासागर से हैं। एंटलीज की जलधारा इस प्रकार से चलती है, ये देखिए यहां पर ये है उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, और यही जलधारा जब कैरेबियन सी में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है एंटलीज की जलधारा। तो एंटलीज भी अटलांटिक महासागर की है। लेकिन अंगुलहास की जो जलधारा है, अगुलहास, यह मोजाम्बिक की जलधारा का ही अगला रूप है। तो इसी को कहते हैं हम क्या? अगुलहास। और इसी का संबंध किससे है? तो हिंद महासागर से है। अर्थात आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहां पर है, अर्थात कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। बताना है कि कौन सा यहां पर सही है। जैसे लिखा है, महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग या पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म रहता है। अर्थात महासागर का पश्चिमी भाग का तात्पर्य है इधर का सेक्शन, इधर के सेक्शन की तुलना में। कोई भी महासागर हो, चाहे हिंद हो, चाहे प्रशांत हो, चाहे अटलांटिक हो, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम केवल अटलांटिक की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि जो पश्चिमी वाला भाग है यहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है, इसकी तुलना में, पूर्वी की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? तो हमने इसके विषय में आपको स्पष्ट किया था कि यहाँ पर ऐसे विषुवत रेखीय गर्म जलधाराएं चलती हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं, और इसमें करती क्या है कि इधर का जो ठंडा जल होता है, इस ठंडे जल को, मतलब यहाँ पर अपवेलिंग की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? यहाँ पर अपवेलिंग की क्रिया होती है। अर्थात यहाँ का पानी ठंडा होता है। कैसा होता है? पानी यहाँ का ठंडा होता है। लेकिन यहाँ पर पानी जब एक दूसरे के ऊपर आके जमता है तो यहाँ पर कह सकते हैं जलदाब की क्रिया से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसे में यह जो विषुवत रेखा की गर्म जलधाराएं हैं उनका जल आकर के यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। इसीलिए महासागर के पश्चिमी भाग में जो है गर्म जल एकत्रित होता है। तो लिखा है ना, महासागरों के पश्चिमी भाग में उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होता है। तो ये बात सही है, क्योंकि विषुवत रेखीय जलराशि आकर के यहाँ पर एकत्रित होती है। और इसके पीछे कारण क्या लिख रहा है कि प्रमुख महासागरीय जो धाराओं की गति होती है यह पश्चिमी सीमाओं में होती है। क्योंकि आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि यह जो जलधाराएं चलती हैं यह पूर्व से किधर चलती हैं? तो पश्चिम की तरफ चलती हैं। तो यह भी सही है, क्योंकि लिखा है ना पश्चिमी सीमाओं में होती हैं। तो पश्चिमी सीमाओं में ही होने के परिणाम स्वरूप यहाँ की जलराशियाँ गर्म होती हैं। तो इसका तात्पर्य है यहाँ पर कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी कर रहा है। अर्थात आंसर हो जाएगा ए। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अर्थात सभी सही हैं, सिर्फ एक ऐसा विकल्प है जो गलत है। जैसे लिखा है, विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग सर्वाधिक होता है। यह पूरी तरीके से सही बात है। फिर लिखा है, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित प्रदेश कम वर्षा प्राप्त करते हैं। ये भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप सागर से दूर जाते हैं या महासागर से दूर जाते हैं, जैसे यहीं की अगर हम बात करें, अगर आप
तट से जैसे जैसे दूर जाएंगे, तट से जैसे जैसे दूर जाएंगे, आंतरिक भाग में जाएंगे, तो यहाँ पर वर्षा का मान कम होता जाता, क्योंकि सागर से इसकी दूरी बढ़ जाती है। तो इसका तात्पर्य है कि जो मध्य महाद्वीपीय सेक्शन होते हैं, मध्य महाद्वीपीय सेक्शन में वर्षा कम होती है। ये बात तो सही है। फिर लिखा है ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं, गलत है। यहाँ पर यह वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर देती है और इसी के परिणाम स्वरूप महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विकास हो जाता है। तो ये बात पूरी तरीके से गलत है, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला विकल्प भी पढ़ लीजिए। लिखा है पर्वतीय भाग में वायु के ऊपर उष्मा प्रादेशिक जल वर्षा वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो यह भी सही है, लेकिन तीसरा वाला सही नहीं है, अर्थात आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहां पर है निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जलधारा। क्या कहते हैं? जलधारा, अर्थात करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कथन और कारण पर आधारित है। कथन यहाँ पर है सहारा रेगिस्तान में शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो बात तो ठीक है, यहाँ पर जो सहारा रेगिस्तान है, इस सहारा रेगिस्तान में कैसी जलवायु है? तो शुष्क जलवायु है। फिर लिख रहा है शीत महासागरीय धारा के साथ उपोष्ण में महासागर का पूर्वी क्षेत्र है। तो यहाँ पर तो आपको स्पष्ट होगा कि चलने वाली जो जलधारा है उसका नाम क्या है? ठंडी जलधारा, कनारी वाली है। साथ में यह महासागर का कौन सा सेक्शन है? पूर्वी सेक्शन है। यह भी तो सही लिखा है, अर्थात कथन भी सही लिखा है, कारण भी सही लिखा है और कारण कथन की पुष्टि कर रहा है, इसीलिए यहां पर सहारा मरुस्थल का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार यहां पर ऑस्ट्रेलिया में भी मरुस्थल पाया जाता है, यहां पर अफ्रीका में भी मरुस्थल पाया जाता है, नामीबिया का, यहां पर पाया जाता आटाकामा का मरुस्थल। तो इस प्रकार से जितने मरुस्थल हैं सब महाद्वीप के पश्चिमी सेक्शन पर ही पाए जाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर गुजरती हैं ठंडी जल धाराएं और इन्हीं ठंडी जल धाराओं के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो पाए जाने वाले क्षेत्र कैसे होते हैं? अर्धशुष्क या शुष्क होते हैं, अर्थात यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहाँ पर है महासागरीय धारा की गति लगभग होती है कितना? विद्यमान हवा की गति का 2%। तो पहला वाला ही ऑप्शन सही है, अर्थात आंसर हो जाएगा ए। और अगला प्रश्न है विश्वतीय प्रतिधारा की औसत गहराई कितनी होती है? अर्थात अगर आप बात करें कि चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, कोई महासागर हो, यहाँ पर बैक आते हैं, आपको दिखाते हैं कि जब जल राशियाँ इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर जल राशि एकत्रित हो जाती है और एकत्रित जल राशि के परिणाम स्वरूप यहाँ से विस्तृत रेखा की एक प्रति जलधारा चलना प्रारंभ हो जाती है। तो पूछ रहा है कि यही जो प्रति विस्तृत रेखी की जलधारा होती है यह कितनी गहराई तक चलती है? तो यह 100 मीटर की गहराई तक के जल को लेकर के चलने का प्रयास करती है। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है कि गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो धाराएं किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती हैं? इसमें लिखा है पश्चिमी तीव्रीकरण। तो पश्चिमी तीव्रीकरण का तात्पर्य होता है कि पछुआ पवन के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? पछुआ पवन के प्रभाव से। ये बात पूरी तरीके से सही है कि जो गल्फ स्ट्रीम है और क्यूरोसियो है दोनों किस कारण से तेज गति से उत्तर की ओर चलती हैं? तो उसके पीछे सीधा सीधा कारण है पछुआ पवन का प्रवाह। वैसे गल्फ स्ट्रीम चलती है कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में, और क्यूरोसियो जो है यह जापान सागर के या जापान के पूरब से गुजरती है प्रशांत महासागर में, और दोनों की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ है और इसके पीछे कारण ये है पछुआ पवन का प्रवाह। चलिए इसके विषय में हम लोग पहले ही बहुत से एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रश्नों के अनुसार हम लोग जवाब दे रहे हैं। और अगला प्रश्न है कि जो समुद्री तरंग वेग होता है यह निम्नलिखित अनुपातों में से किसके द्वारा सही सही दर्शाया जाता है? तो यह हमको स्पष्ट होना चाहिए कि लिखा जाता है वैसे वेग बराबर होता है v बराबर n लैम्डा, और यहाँ पर लैम्डा का जो तात्पर्य होता है यह होता है तरंग की लंबाई का। किससे होता है? लंबाई का, तरंग दैर्घ्य यानी तरंग की लंबाई होता है। साथ में n का तात्पर्य होता है यहाँ पर एक मतलब पर्टिकुलर समय में कितनी बार यह तरंग चल रही है, तो उसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना है इसका संबंध कहीं न कहीं n का संबंध होता है समय से। किससे होता है? समय से। और इसका संबंध किससे होता है? तरंग की वेवलेंथ अर्थात लंबाई से। ऐसे में आप देख लीजिए जवाब क्या होगा? तरंग की ऊंचाई से संबंध है नहीं, गलत हो जाएगा। ऊंचाई से संबंध है नहीं, तरंग की लंबाई से संबंध है और तरंग की अवधि से संबंध है। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी।
चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं, अर्थात किसके परिणाम स्वरूप महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर आपको कूटबद्ध टाइप के ऑप्शन हैं, जैसे सनातनी पवन, क्या सनातनी पवन का प्रभाव है महासागरीय धारा की उत्पत्ति में या नहीं, तो इसका प्रभाव तो है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो प्रचलित पवनें होती हैं यह महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ में समुद्र जल के तापमान में अंतर का भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण रोल होता है। और लिखा है कि समुद्र जल की लवणता में अंतर का भी इस पर योगदान होता है, लेकिन पृथ्वी के परिक्रमण का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी के परिक्रमण, यहाँ पर लिखा परिक्रमण का तात्पर्य होता है कि सूर्य के चारों तरफ जो इसकी परिक्रमा होती है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि किसका प्रभाव पड़ता है, तो घूर्णन का प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है, घूर्णन का प्रभाव पड़ता है, ना कि परिक्रमण का। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुद्रिक जल पर अधिकतम ज्वार उत्पन्न करने वाला बल डालता है, अर्थात जो ज्वार और भांटा की उत्पत्ति होती है इस पर निम्नलिखित में से किसका किसका प्रभाव पड़ता है। वैसे ज्वार भांटा की उत्पत्ति में पृथ्वी का अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य और चंद्रमा, वैसे तो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल है, और उसके परिणाम स्वरूप या प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी जो है भी एक बल आरोपित करती है। तो इसमें तीनों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन उत्तरदायी है, तो चंद्रमा का बल है। कौन है, चंद्रमा का बल है। और कितना बल आरोपित करता है यह भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। यह सूर्य की तुलना में 2.17 गुना यह बल आरोपित करता है। कौन, चंद्रमा। किसकी तुलना में, सूर्य की तुलना में। चलिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि किसी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के 2 चक्र को पूर्ण करने के लिए कुल कितनी समय अवधि की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे टोटल जो समय लगता है यह लगता है 24 घंटे 56 मिनट। कितना लगता है, 24 घंटे 56 मिनट। अर्थात यहाँ पर 56 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए लगता है क्योंकि जब तक पृथ्वी चंद्रमा के सम्मुख आने का प्रयास करती है तब तक चंद्रमा अपने पथ पर आगे निकल जाता है, इसलिए यहाँ पर 56 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इसका तात्पर्य 24 घंटे से अधिक समय यहाँ पर लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ज्वार भांटा की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और उसी का चयन करना है और बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। जैसे साम्य अर्थात संतुलन का सिद्धांत, तो जो संतुलन का सिद्धांत यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, न्यूटन के द्वारा दिया गया है, ठीक बात है। फिर गतिकीय सिद्धांत लाप्लास महोदय ने दिया, ये भी सही है। फिर लिखा प्रागामी तरंग का सिद्धांत, ये वेवल्स महोदय के द्वारा दिया गया, ये भी ठीक है। अप्रागामी तरंग का सिद्धांत हैरिस महोदय के द्वारा दिया गया, अर्थात सब सही मिलान है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर प्रागामी जो तरंग है, प्रागामी तरंग को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, स्पष्ट रखिएगा, इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव। और जो अप्रागामी है, अप्रागामी को कहते हैं हम लोग अस्थैतिक। क्या कहते हैं, इसको अस्थैतिक कहते हैं अप्रागामी को, और इसी को कहते हैं हम लोग स्टेशनरी। क्या कहते हैं, स्टेशनरी। तो यह स्टेशनरी वेव थ्योरी है और यह प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है। प्रोग्रेसिव अर्थात प्रागामी किसके द्वारा, विलियम हेवल्स के द्वारा, और अप्रागामी अर्थात एस्थेटिक या बात करें स्टेशनरी वेव थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो हैरिस महोदय के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि ज्वार के प्रगतिशील लहर अर्थात प्रोग्रेसिव वेव बताना। प्रोग्रेसिव वेव अर्थात यही देखिए जिसको हम कहते हैं प्रागामी तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, विलियम हेवल्स के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार कभी काल आपसे पूछा जा सकता है अस्थैतिक तरंग का सिद्धांत या स्टेशनरी वेव का सिद्धांत तो किसके द्वारा दिया गया है, हैरिस महोदय के द्वारा। इस प्रकार इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, विलियम हेवल्स ने ही प्रगतिशील लहर अर्थात प्रागामी तरंग सिद्धांत अर्थात प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी का प्रतिपादन किया है। और अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह सिद्धांत किसके विषय में विलियम हेवल्स ने दिया था, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम लोगों ने आज के एपिसोड में समझने का प्रयास किया है, और इसी प्रकार कल हम लोग ओशनोग्राफी का लास्ट एपिसोड लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। तो हम अब मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।